बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपका कक्षा 6 से लेकर के 8 तक हम करवाएंगे, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं होगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे, जो एक दिन में हम एक वीडियो में आप लोगों को 1 से 2 या 3 चैप्टर तक हम कराएंगे। तो आप लोग इसे बढ़िया से देखिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जो आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम होगा, उन सभी एग्ज़ाम में अधिक से अधिक पूछने का संभावना बनता है। जैसे कि आपका टीआरई 03 0.3 है ना, और बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में पूछने का संभावना बनता है। तो आप लोग अधिक से अधिक बीएन क्लासेस खास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यूपी पुलिस में भी इससे पूछने का संभावना बनता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, समय को नहीं बिताते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन आपका हम शुरू करते हैं कहाँ से, तो देखिएगा, इसमें कम से कम आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्टिव हम आप लोगों को करवा देते हैं, तो आप लोग देखिएगा क्या है। देखिएगा, यहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास, अभी जो हम करवाएंगे वो आपका हिस्टोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया से करवाऊंगा। तो आप लोग देखिएगा, चलते हैं हम लोग यहाँ से परिचय, इतिहास का परिचय से। तो हम आप लोग ठीक से सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, कहा जाता है कि इतिहास को सामाजिक विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। सही बात है। समाज विज्ञान हमें सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है कि पहले हमारे समाज किस तरह से समय को बिताए हैं, उसके बारे में जानकारी देता है। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। इतिहास एक रोमांचक यात्रा, यह हमें समय और संसार के आर पार ले जाती है ना। सही बात है। इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, यह आज के बारे में भी है। इतिहास के अध्ययन में हमें लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। हम यह भी समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है ना। आधुनिक, यहाँ पे जिक्र किया है आधुनिक दुनिया, है ना। आधुनिक दुनिया यानी बहुत पहले से लेकर के अभी अभी तक ये अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम। सही बात है। यानी 10,000 वर्ष पहले या उसे भी पहले का जो हम लोग का संस्कृति थे, है ना, व्यापार थे, है ना, दिनचर्या थे, उस समय से लेकर के अभी तक वर्तमान तक की बात हमें इतिहास से जानकारी मिलता है। तो चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है कि उपमहाद्वीप सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित रहे जो अपने वर्तमान रूप 1,00,000 श्लोकों से अधिक और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। 500 ईस्वी पूर्व से 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान B.S. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। फिर दिया है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों पर अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा, और उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया है सिक्का स्रोत की रूप में। यहाँ पे देखिएगा कि चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले और प्रयोग में आए। पहले समय में, अभी तो नहीं, अभी वर्तमान में तो चांदी कहाँ से आएगा और तांबे कहाँ से सिक्का, तांबे से सिक्का कहाँ बनाएगा, है ना। पहले लेकिन चांदी और तांबे के जो सिक्का बनते थे उसका नाम था क्या, आहत सिक्के। क्या था, आहत सिक्के। ठीक है। जो कितना शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई। देखा गया जो बनाया गया सिक्का था, हाँ, उसे देखा गया तो वो चकोर टाइप का भी था और गोल टाइप का भी था, है ना। पता चला कि
इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। सही बात, पहले तो राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, तो राजा महाराजाओं ने ये सब किया होगा। ठीक है, तो आहत सिक्के आयताकार, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये आहत सिक्का पूछा जाता है कि आहत सिक्का क्या चीज़ से बना होता है, तो चांदी और तांबे के से। ठीक है, समांतर वर्गाकार यहाँ पे दिया है, आहत सिक्के आयताकार, वर्गाकार, गोल होती है, जो हम आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, ये या तो धातु की चादर के काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं, हाँ, गोलिकाओं से बनाए जाते हैं। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, इन पर कुछ चिन्ह थप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये आहत सिक्के कहलाए जाते हैं। इस उस समय की बात है, इसीलिए आहत सिक्के के नाम से कहलाए। ठीक है, ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। बढ़ते हैं अगला। अगला पॉइंट ये है आहत सिक्का, क्या है देखिएगा, ये इस पर क्या है, कुछ थप्पे लगा हुआ है, क्या है, थप्पे, है ना, ये है ना, थप्पे दिखाई दे रहा है आप लोगों का, तो ये थप्पे की बात कहा है। फिर यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे में फिर दिया है कि सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। क्या था, सोना अति उत्तम था। कौन शासक के काल में, गुप्त शासकों के काल में। ठीक है, चलिए, 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, यानी जब छठी शताब्दी के समय आया तो उस समय में सोने का सिक्के का, उससे पहले का सोने सिक्के का जो प्रचलन था उसका 6ठी शताब्दी के अंत में क्या हो गया, वो बहुत कम हो गया। मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन को कहा जाता है, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लिपि और भाषा के बारे में हम लोग समझते हैं। लिपि और भाषा क्या होता है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मणी लिपि है। यानी कि देखा गया कि सभी भाषा का क्या होता है, लिपि होता है, लेकिन सभी लिपि का मूल लिपि जो होता है वो कौन सा होता है, ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अशोक जो राजा थे, शासक थे, उसके अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरिक लिपि, कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृति लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वास्तुतः प्राकृतिक है। क्या है, प्राचीनतम अभिलेख जो है किस लिपि में है, प्राकृतिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखा जाए तो कई दशकों के बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिसेप, है ना, जेम्स प्रिसेप ने अशोककालीन शिलालेख को 1837 में पढ़ने में सफलता पाई। यानी राजा अशोक के द्वारा जितने भी अभिलेख लिखा गया था, तो सबसे पहले उसका पढ़ने का श्रेय किसको मिलता है, जेम्स प्रिसेप को। कितना ईस्वी में, तो 1837 ईस्वी में। बौद्ध यात्री फाहे सियन चीन करीब 1600 साल पहले आया। ठीक है, हुएनसॉन्ग करीब 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भारत आया। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, कौन कितना समय पहले आया था। ठीक है, फिर देखा गया यहाँ पे जब देखा गया कि फाहियान जो थे, फाहियान व्यापारी जहाज से चीन लौटने हेतु बंगाल से यात्रा शुरू की। कौन, तो फाहियान। लेकिन हुएनसॉन्ग भूमार्ग उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। कौन, हुएनसॉन्ग। इसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियों तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। उन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। कौन, हुएनसॉन्ग। देखिए हमारे इंडिया से। तब यहाँ पे देखा गया कि पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। समझ गया कि पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। किसमें, तो पुराण में। पुराण की संख्या कितना है, तो 18। पुराण की संख्या कितना है, 18। इसमें किसका बात किया गया है, देवी देवताओं की कहानी है। यहाँ पे देखा जाए कि पुराणों और महाभारत की रचना व्यास ऋषि ने की। पुराणों और महाभारत की रचना किसने की, तो वेद व्यास, जिसको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। वेद व्यास के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे फिर दिया है, आगे क्या है, तो यहाँ पे महाभारत में ही भगवत गीता भी है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण की कथा जो है कौशल नरेश, हाँ, राजकुमार राम के बारे में व्याख्या किया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। संस्कृत रामायण यानी संस्कृत में जो रामायण लिखा गया था वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अवधी भाषा में जो रामायण लिखा गया है वो हमारे तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे देखा जाए कि राजा
राजा और बंदर कहानी का चित्र मध्य भारत में भरहुत स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से ठीक से देखिएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दिया है कि क्या क्या कब कहाँ और कैसे। ये चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर 6 का है। यहाँ पे देखिएगा वो जितना भी पॉइंट लिया गया है वही चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया गया। फिर अगला पॉइंट में है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ में से सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? चावल। कहाँ गेहूँ तो वो याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन कहाँ चावल तो वो याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे दिया है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है, तो वो याद रखिएगा। चलते हैं हम आगे फिर यहाँ पे दिया है कि ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा है ना। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। भुर्ज पेड़ की छाल से हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। भुर्ज पेड़ की छाल से कंधार से प्राप्त अभिलेख 250 वर्ष पुराना यूनानी व अरमाइक लिपि में है। इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करते हैं। B4 यहाँ पे होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। AD4 होता है एमो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को कहा जाता है। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है कि अज्ञात लिपि को जानने की कहानी मिस्र उत्तरी अफ्रीकी से मिलती है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक कस्बा है। यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। कितना वर्ष पूर्व? 4700 वर्ष पूर्व। दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, यानी एशिया महादेश में कौन कौन सा दक्षिण भाग में पड़ता है? तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को उपमहाद्वीपीय कहा जाता है। गंगा के दक्षिण में गंगा और सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। हम चैप्टर नंबर 2 में इन करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जो इस महाद्वीप के में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। महापाषाण काल, महापाषाण में कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। क्या थी? तो आगे देखते हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के खास दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल तथा सामान एवं पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। ये सभी चीज़ मिला है। ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो कर्नाटक में है, स्थित है। एक कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, महापाषाणिक स्थल ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो कर्नाटक। आदि चत्रलूर है ना, आदि चत्रलूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ये पॉइंट सब याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर जब देखा गया तो आरंभिक गांव इमाम गांव, पूरा स्थल जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं वहाँ पर। ठीक है, कहाँ? इमाम गांव में। इमाम गांव भीम की सहायक नदी घोर के किनारे स्थित है। यहाँ एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक संदूक में दफनाया गया था। ये भी मिला है। चरक के अनुसार कहा गया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। तो दे सकता है कि चरक के द्वारा मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी होते हैं, तो 4 ऑप्शन दे करके फंसा सकता है। 360। ठीक है, फिर अगला पॉइंट यदि देखेंगे तो क्या है अगला पॉइंट, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इमाम गांव से मिले कृषि बीज क्या है? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। ठीक है, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरिया पकत्र भी की जाती थी। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले की लगभग 12,000 वर्ष पहले
पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर का प्रयोग और काल मतलब समय, ठीक ना। प्राचीन पत्थर का उस समय की बात कर रहा है कि मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। सही बात है, नया नया चीज़ का खोज सब हुआ होगा। मानव इतिहास में 99% कहानी इसी के काल में घटित हुई है। पूरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका, हाँ हुंसी कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कर्नूल गुफा, ये सब कहाँ है, कर्नाटक में है, तो वो याद रखिएगा। भीमबेटका, हुंसी, हाँ कर्नूल गुफा, ये सब कर्नाटक। मध्यपाषाण 12,000 से 10,000 वर्ष पहले तक के दमदमा, बागोर, लंघनाज, सरायनाहर, राय, मोरहना पहाड़, बीरभानपुर, महादहा, पंचमढ़ी, लाहली आदियासियान क्या है, आदि स्थानों से मध्यकालीन अवशेष मिला है। इन सभी जगह से अवशेष सब मिला है। फिर यहाँ पे दिया है कि मदसोन घाटी के सिहावल जमाव से नीम पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, आप लोग सुनते रहिएगा। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का परिणाम मिला है। तो पूछ सकता है कि कहाँ से मानव का 3 कंकाल एक ही जगह से मिला है, तो दमदमा से, ठीक है। पर्यावरणीय बदलाव, हाँ माइक्रोलिथ लघु पाषाण काल। कैसे उत्तर पाषाण काल 10,000 वर्ष से पहले से शुरू, दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ। कृषि की शुरुआत गेहूं, जौ, धान आदि में बदलाव हुआ। नवपाषाणिक स्थल क्या है, इसके बारे में समझते हैं। नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम कहाँ है, तो कश्मीर में। मेहरगढ़ दक्षिण बलूचिस्तान में पड़ता है। चिरांद बिहार में पड़ता है। दाओजली हेडिंग असम में पड़ता है। कोल्डिवा यूपी में पड़ता है। हल्लूर कर्नाटक में पड़ता है। पय्यामपल्ली तमिलनाडु में पड़ता है। चैतल हुक तुर्की में देश में पड़ता है। इस सब पॉइंट को याद रखना है, ये सब पूछ दिया जाता है एग्जाम सब में, ठीक है। लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने का बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कौन कौन सा था, तो कुत्ता, भेड़, बकरी। क्या था, कुत्ता, भेड़ और बकरी। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि गर्तवास किसे कहते हैं, है ना। तो ये कहाँ की घटना है, कश्मीर की, बुर्जहोम की, है ना। मेहरगढ़ से हिरन, सुअर, भेड़ और बकरिया की हड्डी मिली है, ठीक है। इन सभी चीज़ का हड्डी मिला है। मेहरगढ़ से हिरन, सुअर, भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली है। मेहरगढ़ से चकोर या आयताकार घरों की अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से कब्र में मृतक के साथ बकरी दफनाने का भी प्रमाण मिला है। कहाँ, तो मेहरगढ़। उत्तर पाषाण काल में संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले, ठीक है, 1,000 ईस्वी नहीं 10,000 ईसा पूर्व लगभग शुरू हुआ। 1,000 होगा दोस्तों, याद रखिएगा, 1,000 ईसा पूर्व लगभग शुरू हुआ। फिर महापाषाण कब्रों में लोहे और औजार हथियार बड़ी संख्या में मिले। किस काल में, महापाषाण काल में। कहाँ, कब्रों में। क्या चीज़ का, लोहे के औजार। फिर यहाँ पे तकरीबन देखा जाता है आगे का पॉइंट, तो करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है। डी.के. चक्रवर्ती ठीक है, डी.के. चक्रवर्ती के लगभग 950 BC में लोहा के प्रयोग का प्रमाण अंतर जीखेरा, नोह, एटा, बटेश्वर आदि स्थानों से खोजा है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य का काल और लौह काल का त्रियुगीन मतलब 3, है ना। कौन कौन काल, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल, त्रियुगीन विभाजन थॉमसन ने किया है। आधुनिक युग को लौह युग के नाम से दिया गया है। मई 1863 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन क्लीवर उपकरण मद्रास के पास पलावरम से लेटेराइट मिट्टी के तलहटी से सर रॉबर्ट ब्रूसफू ने खोज किया था। नर्मदा टोली ताम्रपाषाण संस्कृति का स्थल नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, जिसकी खुदाई 1957-59 के मध्य HD संकलिया SB देव ZC अंसारी ने की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नवटोली का यथा एरन मध्य प्रदेश, आहार बानास बालाथल लेंगूर गणेश्वर जोधपुर राजस्थान में पाया जाता है। इमामगांव जौरवे दायामाबाद नेवासा महाराष्ट्र में पाया जाता है।
से ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण मिला है। इन सभी जगहों से, है ना, ये संस्कृति सब मिला है ताम्रपाषाण का। कैसे कार्य थी सांस्कृतिक बनास, सांस्कृतिक मालवा संस्कृति, जौड़वे संस्कृति आदि का संबंध ताम्रपाषाण सांस्कृतिक से है। ये सबको याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ दिया है कि आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड लगभग में 20 लाख वर्ष से वर्तमान से पूर्व निम्न पुरापाषाण, यहाँ पे 80,000 मध्य पुरापाषाण युग, 35,000 लगभग उच्च पुरापाषाण, 12,000 मध्यपाषाण, 10,000 नवपाषाण आरंभिक कृषक, हाँ, तथा पशुपालक। ठीक है। फिर यहाँ पे है 6,000 ताम्रपाषाण तांबे का प्रयोग पहली बार हुआ। 2600 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा क्षमता। 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लौ काल महापाषाण समाधान। 600 ईस्वी से 400 ईस्वी तक आरंभिक ऐतिहासिक काल। ठीक है। ये सभी नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है, ये जानकारी मिलता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नवपाषाणी काल का स्थल, ये बुर्ज होम कहाँ, तो कश्मीर में है। वहाँ पे क्या चीज़ मिला, तो कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। गुफ कराल कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार घूसर मृदभांड का प्रमाण सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित हुई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ से गेहूँ की 3 व जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीन अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। फिर अगला यदि देखा जाए तो कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। वहाँ पर धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 4000 BC का है। संगन कल्लू कर्नाटक का है, कर्नाटक राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। भस्म टीले, जिसको भस्म टीले के नाम से जाना जाता है, पिक्किलीहल कर्नाटक में ही है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, हाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी पॉइंट का दोस्तों हम लोग को याद रखना होगा। सारूतारू असम में है। गुवाहाटी के समीप उत्खनन की आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार में पाया जाता है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरणों के सींगों के निर्मित हैं, हिरण के सींगों से निर्मित है। दार्जिलिंग असम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आरंभिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता है ना। फिर यहाँ पे देखा जाएगा तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन 1826 में किया। जेम्स लुइस ने लोकप्रिय नाम चार्ल्स मैसन 1826 में हड़प्पा का यात्रा किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। लगभग 150 वर्ष से पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा पूरा स्थल में मिला। रेलवे लाइन जब बिठाते समय में ये हड़प्पा स्थल से पुरातात्विक स्रोत मिला है। इसका काल लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। सी कार्बन के अनुसार 2350 से 1750 BC हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मोहर, मनके, वाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तु अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, क्या है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। अंग्रेजी में BC, हिंदू में ईस्वी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नाम से 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म के वर्ष से है। आजकल AD की जगह CE है ना, कॉमन एरा, BC की जगह
BCE बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ चोलिस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ है, पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र था। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उल्लंघन आरंभ किए, तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि से प्रारंभिक इतिहास से लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 4थे शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीपीय में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यहाँ पे है, कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरातात्विकों को खोजने का प्रयास करते हुए उनका विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। देखते हैं अगला। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रारंभ दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहर खोज निकाली और निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरों मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। अगला पॉइंट दिया है कि 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि SN रॉ द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने यह भारत के जहां पाया था कि उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल वोने REM व्हीलर ने पहचान की एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। कालीबंगन, लोथन, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिले हैं। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। निर्वाह के तरीके, हम लोग वहाँ लोग जीवन किस तरह से निर्वाह किए। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पौधों के प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। पेड़ पौधे से जो फल होता था और मछली, जानवरों में मछली को भी शामिल किया था, उन सभी से भोजन प्राप्त करते थे। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा स्थल में मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा स्थल में। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। कहाँ? तो गुजरात में। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियाँ में भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा, है ना, मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे वराह, सुअर, हिरन, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। कृषि प्रौद्योगिकी का विकास, तो यहाँ पे देखा जाता है कि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृत मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस यानी लिंग, इस आधार पर पुरातत्वविदों यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा, बनावली कहाँ है? तो हरियाणा, ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। मिट्टी से बने हल की प्रतिरूप मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है
क्या है पॉइंट कि पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के कोण पर काटते हुए विद्यमान थे जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलों उगाई जाती थी। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में स्थित हैं जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोतुंगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद में भर गई थी। अगला फिर दिया है कि धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया गया था, यानी जल को संग्रहित कहाँ पर, धौलावीरा में जो जलाशय था उसमें। यहाँ पे मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। वहाँ पे शहरी केंद्रों का विकास था। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो से भी खोजा गया स्थल हड़प्पा था। कितना, तो 1921 ईस्वी में, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से महायोगीश्वर की मूर्ति मिली है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, जिसके दाएं बाएं चिता, गैंडा, भैंसा आदि और चरणों में दो हिरण बैठा है। सर जॉन मार्शल ने इसे शिव का प्राचीनतम रूप माना है। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटों शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्ठी में पकाकर बनाई हो, एक निश्चित अनुपात में होती थी जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब का निर्माण ईंट और प्लास्टर से किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने हेतु प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियां दो तरफ से बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें समांतर भारतीय पुरातत्विक का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीनतम स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी चाहोर तथा सुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीनतम संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था, यानी सुरक्षित था हड़प्पा के अलावा, है ना। इसके बाद देखा जाता है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों की लगभग एक ग्रिड प्रति में बनाया गया था और ये एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो में निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियां का केंद्र था। हर घर का ईंटों में फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था जिसकी नलियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। तो इन सभी पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो NCERT और SCERT से लिया गया है, कंबाइंड है, तो आप लोग उसे ठीक से रिवीजन कीजिए। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। ठीक है, बहुत अच्छा की बात है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगर में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। अक्सर घरों के नलियों को सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। दुर्ग। नगरों की विशेषता। नगरों में कई 2 या उससे अधिक ज़्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन अधिक ऊंचाई पर तथा पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नागर कहा है। दुर्ग पर हमें
ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनकी प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी, जो इससे पहले भी जिक्र किया गया था। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबंद किया गया था। इसके उत्तर में एक गली दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना की, जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे। प्रत्येक स्नानघर से नलियाँ गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, परंतु कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। रंगपुर और लोथल से चावल का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग जनसंख्या में प्रथम 2 सबसे बड़ा शहर क्रमशः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी और धौलावीरा है। एम व्हीलर ने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया और इस सभ्यता का पतन इसके लिए आर्य देवता इंद्र को दोषी माना है। हड़प्पा में सब पेटिका का भी प्रमाण मिला है। वालाकोट, आलदीनो, कोटदीजी, मांडा, बनावली, रोपर, भागवानपुरा, सुरकोटदा, देसलपुर, कुंतासी, रोजसदी, हुलास, दैमाबाद, आलमगीरपुर आदि हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। ये सबको याद रखेंगे, ये पॉइंट सब पूछ दिया जाता है। सावधान कई मिस्र के विशाल पिरामिडों में, जिनमें कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इसमें कई पिरामिड राजकीय सावधान से जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। अगला पॉइंट दिया है दोस्तों, ठीक से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे है कि हड़प्पा स्थलों के मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों के गतों में दफनाया गया था। कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी समानता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार वह वस्तुओं को मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं के दोनों संसाधनों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक में मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों और जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके बना एक आभूषण मिला था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज पुरातत्वविद उस वस्तुओं की कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फायांस, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे मात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि उन्हें बनाना कठिन था। शिल्प उत्पादन के बारे में जानते हैं। शिल्प उत्पादन के मनके बनाना, शंखी, कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनके के लिए प्रयोग पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय। कॉर्नलिनियन, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखरी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातु तथा शंख, फायांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। इसके कई आकार थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, है ना, तथा खंडित। कुछ उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखांकित उकेरे गए थे। सेलखरी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखरी चूर्ण के लेप को सांचे से ढालकर तैयार किए जाते थे। कॉर्निलियन का लाल रंग, पीले रंग और कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। चौंद्र, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। शंख के से बनी वस्तुएं, जिनमें चूड़िया, करछिया तथा पचिकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र से जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। चौंद्रो तथा लोथल
से तैयार माल जैसे मन के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। सुदूर अफगानिस्तान से धोतपुर घई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल के कर्निलियन गुजरात में, भरोच सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से और धातु राजस्थान से के स्रोतों से निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने के एक अंत नीति राजस्थान से क्षेत्रीय आंचल तांबे के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों से अभियान भेजना। क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। ये सब पाया गया है दोस्तों, तो ये सब याद रखना है। हाल ही में कई पुरातात्विक खोजों इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त में था नामक क्षेत्र से तांबा आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। फिर यहाँ पे मेसोपोटामिया के लेख दिलमून संभवतः बाहरीन द्वीप मगान और मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नामक क्षेत्र से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों में उल्लेख करते हैं: कर्नियम, लार्जवर्ड, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। पत्थर से शंख प्राप्त तौर पर पाए जाते, लेकिन फायांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता। बालू या स्फटिक पत्थरों से चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे बनाए जाते थे। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फायांस से मन के चूड़िया वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान ओमान से करते थे। टीन का आयात ईरान अफगानिस्तान से, सोने का आयात कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग जौ, दालें, मटर, गेहूं, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। कच्छ इलाकों में खदीर वेत के नाम धौलावीरा नगर बसा था, जो 3 भागों में बांटा गया था। इस नगर में जाने हेतु बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में एक खुला मैदान भी था। इन सभी पॉइंट को बहुत भिविया है, याद रखना होगा। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे वसा लोथल नगर ऐसे स्नान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल में एक भंडारगृह भी था। यहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। मोहरे और लिपि तथा वाट, इसके बारे में जानते हैं कि मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी तक संपर्कों की सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। समानतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा जो संभवतः मालिक के नाम से पदवी को दर्शाता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इनमें चिन्हों का संख्या अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि वह मोहरे पर दाईं ओर चारा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता से विशिष्ट पुरातत्व वस्तु है। सेलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर समान रूप से जानवरों के चित्र अथवा एक ऐसी लिपि है चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। देखा तो जा सका लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। क्या है, क्या लिखा है? वाट के बारे में समझते हैं कि जब विनियम वाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। ये वाट समांतर चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मन के को तौलने के लिए किया जाता और धातु से बने तराजू से पलड़े भी मिले हैं। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। जैसे हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता, ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। ठीक है, अगला दिया है पॉइंट कि नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीज़ वहाँ मिलता है उनमें
अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पाई नगरों में मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में बाट और फलक। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते। इस आयताकार मोहरों पर समानतः जानवर के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी बर्तन बनाते थे। अगला पॉइंट दिया है यहाँ पे नोट करके कि वाट चट पत्थर से बनाया जाता था। पत्थरों को यानी वाट, जिसको किलो कहते हैं अभी वर्तमान में, काट कर मन के बनाए जाते थे। इसके काट करके मन के बनाए जाते थे। प्रसाद और शासक। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इसे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। हड़प्पा सभ्यता के आधुनिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि आज न क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते हैं उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत के कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविदों यह मानते कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। सभ्यता का अंत। लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थल का त्याग दिया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईस्वी पूर्व के बाद अस्तित्व में रहे कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों से भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरातत्व वस्तुओं, वाटों, मोहरों और विशिष्ट मानकों का समाप्त हो जाना। इन संस्कृतियों के उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज का अंत हो गया था। मोहर लिपि, विशिष्ट मानकों तथा मृदभांडों के लोप, मानकीकृत वाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय वाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इसके तर्क को बल मिलता है, जैसे जल निकास प्रणाली नष्ट और नदियों का सूख जाना। ये सब था ये दोनों। यहाँ पे फिर घास, यहाँ पे दिया है तीसरा नंबर पॉइंट, घास के मैदान समाप्त, बाढ़ और शासकों का नियंत्रण समाप्त। कई मिस्र के बड़े मकबरे, पिरामिड, शवों, मम्मी की दफनाया जाता है। कई दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा, मिस्र में सर्वाधिक धन दौलत खर्च किया जाता था। व्याख्याएं की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में प्रयास में सामने आती हैं। आभूषण के लदी हुई नारी मृण मूर्तियाँ जिसमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रशासन थे शामिल हैं, उन्हें मातृदेवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ जिसमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखा बैठा हुआ दिखाया गया था। संरचना को अनुष्ठानित महत्व का माना गया है। इसमें विशाल स्नानागार, तथा कालीबंगन लोथल से मिली वेदियाँ सम्मिलित हैं। मोहरों, जिनमें से कुछ संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं, के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक सिंगी कहा जाता है, कल्पित और संश्लिष्ट लगते हैं। यहाँ पे अब हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में जानकारी मिलने वाला है। देखिएगा कि स्थल है हड़प्पा, वर्तमान स्थिति, ठीक है, क्या है वर्तमान स्थिति। थोड़ा इसको पढ़ा दूं, ऊपर वाला पार्ट क्या है कि कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी का मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी इसे जानवरों से धीरा दर्शाया गया है। आदिशिव अर्थ हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक की संज्ञा दी गई है। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है में रुद्र नामक देवता का उल्लेखित मिलता है, जो बाद के पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम पहली शास्त्री ईस्वी में है।
कि शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद न तो पशुपति समान रूप से जानवर और अवशेष रूप से मवेशी के स्वामी और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ऋग्वेद के लेखन किया गया। ऋग्वेद में वर्णित दशरथ युद्ध के पुरुषनी नदी के तट पर सुदास द्वारा विश्रामी के नेतृत्व में 10 राजाओं के संघ को पराजित किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन के दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चारवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। 1951-52 में पुरातत्ववेदा बीवी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। इसी पूर्व 6वीं शताब्दी में नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इन सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। अब यहाँ पे दिखाते हैं हम आपका एक चार्ट। उस चार्ट में सब चीज दिया गया है। ठीक से देखिएगा दोस्तों, छोटा लग रहा है। हड़प्पा, वर्तमान स्थिति हड़प्पा का क्या है? साहिवाला मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में अभी हड़प्पा स्थान पड़ता है, जो किस नदी पर है? रावी नदी पर। 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा टीले का उल्लेख, कनिंघम द्वारा 1873 में सर्वेक्षण, 1922 में दयाराम साहनी द्वारा अन्वेषण और 1923-24 में उत्खनन किया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं मोहनजोदड़ो को। अभी वर्तमान में लड़काना जिला जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही पड़ता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। ये खोज किसने किया है? तो राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। बाद में जॉन मार्शल ने निर्देश में बृहद स्तर पर उत्खनन 1925 में दिया। चौहंद्रो सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर है। खोज 1930-31 NG मजूमदार ने किया। उत्खनन 1935-36 में हुआ है। कालीबंगन, जिसे हम हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, कालीबंगा धगधर नदी की पर है। और खोज इसने कौन किया है? तो अमलानंद घोष ने 1951-52 में। उत्खनन 1961-69 में बीवी थापर ने किया है। रंगपुर जो है अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है, जो भादर नदी के पास है। आरंभिक खुदाई 1935 में और उत्खनन 1953-56 में। रोपर जिला पंजाब में है, सतलज नदी पर है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं बता दूं, रोपर हो गया लोथल, अहमदाबाद जिला गुजरात में है, भगवान नदी के पास। ठीक है, इसने RR राव ने किया है खोज 1954 में। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी पर। और सुत्कानडेडोर ये कहाँ है? मकराना के समुद्र के किनारे पाकिस्तान में, दास्क नदी पर। ठीक है, बनावली कहाँ है? फतेहाबाद जिला हरियाणा, सरस्वती नदी पर। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ जिला गुजरात में है, धौलावीरा है ना। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। कच्छ की रन जो है जो लूनी नदी पर है ना। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्या है उससे हम देख लेते हैं। ये अभी पढ़ना है हम लोगों को, इतना ही बचा है, तब जाकर के समाप्त हो जाएगा ये 2 चैप्टर। यहाँ पे दिया है, थोड़ा जूम कर लूं। अब यहाँ पे दिखाने वाला हूँ नहीं, ये दोस्तों अब समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ये 2 चैप्टर का रिवीजन कीजिए। फिर हम कल इससे अगला चैप्टर 3-4 को करवाएंगे। तो आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर को रिवीजन करते जाइए और हम करवाते चलते हैं, तो आप लोगों का बहुत फायदा होगा। और उसके साथ साथ हम आज ही इसका हम सेट भी मरवाएंगे, जो आपका 20 या 25 को क्वेश्चन होने वाला होगा, जो 20 या 25 क्वेश्चन होगा। और उसे अच्छा से लगाइए। तो पहले इसका आप लोग रिवीजन कर लीजिए इस क्लास को, तब जाकर के शाम तक हम अपलोड करते हैं सेट को। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होगा, उसको लगाइए और रिवीजन करते चलिए। आने वाले समय में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। आप विश्वास कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।